मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 7। दोस्तों, अभी तक मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और हर लेक्चर में वो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन नहीं थे, वो करीबन 50 क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत छोटा सा है, पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली पूछता है, ऑप्शंस बहुत पास पास रखता है जिससे गलत होने के चांसेस होंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, आप 7-8 मिनट में ही पूरे के पूरे 40 नंबर या 50 नंबर जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। इसलिए आप इस पार्ट को आप इसको एकदम हल्के में ना लें। आपको, मुझे पता है आपको काफ़ी लोगों को कंप्यूटर्स आता है, पर कहीं ना कहीं ये जो बेसिक क्वेश्चंस में होते हैं हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं और उसके कारण हम 1 या 2 नंबर 3 नंबर जो भी हैं वो उनके भी रह जाते हैं। तो अगर आप इन लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो वो 3 नंबर भी आप आसानी से ले सकते हैं और 3 नंबर कंपटीशन में आपको बहुत आगे ले जाता है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस पे आजकल सिलेक्शंस हो रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है वीडियो के शुरू में आपको कंप्रेशन के कारण थोड़ा सा वीडियो 1 या 1 मिनट तक, आपको 1-1.5 मिनट तक शायद वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना मिले, पर वो हो सकता है आगे जाके और ठीक हो जाएगी। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा। इसलिए आप लेक्चर को एग्जिट मत कीजिएगा और पूरा लेक्चर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम लेक्चर जो है आगे बढ़ाते हैं और चालू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। सिलेक्ट द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट जो है क्या है आपका, एप्लीकेशंस ऑप्शन में दे रखा है, उसके बाद पेरिफेरल्स दे रखा है ऑप्शन में, उसके अलावा आपका प्रोग्राम्स दे रखा है और सॉफ्टवेयर दे रखा है। दोस्तों, आप इसमें से देख सकते हैं एप्लीकेशंस, पेरिफेरल्स, प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर में क्या आपको ऑड लग रहा है। दोस्तों, इसका आंसर होगा पेरिफेरल्स। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स या फिर सॉफ्ट, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टच नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को आप टच नहीं कर सकते, प्रोग्राम्स को आप टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, पर पेरिफेरल्स जैसे कि प्रिंटर, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब आप क्या कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है आपका पेरिफेरल्स। ठीक है, तो एनीथिंग विच यू कैन टच एंड फील इज हार्डवेयर। ठीक है, और जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं वर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ आता है, डॉक फाइल। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप जानते होंगे फाइल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन। क्या होता है, एक तरह का एक्सटेंशन जो होता है, एक तरह का क्या होता है, आइडेंटिफायर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक आइडेंटिफायर होता है जो कि एज सफिक्स यूज होता है उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर फाइल होगी उसके लास्ट में यानी सफिक्स, एज अ सफिक्स यूज होगा वो, एंड इट इज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, ये आइडेंटिफायर है कि फाइल टाइप किस टाइप की है, फाइल जो है वो किस टाइप की है, डॉक फाइल है, क्या फाइल है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, डॉक फाइल। ठीक है, अगला आप सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। आपके सामने अगर मैं ये एक मैं विंडो खोल दी है, एक डॉक्यूमेंट खोल दिया है, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप पूरे इस लिखे हुए को पूरा एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं या इसमें इमेजेस होती हैं उसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में कंट्रोल जो एक मॉडिफायर की है, याद रखिए कंट्रोल और शिफ्ट कैसी हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कंट्रोल एंड शिफ्ट आर मॉडिफायर कीज। ये क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल और शिफ्ट किस टाइप की कीज है, मॉडिफायर कीज है। तो आप कंट्रोल दबा के अगर आप ए पे क्लिक दबाएंगे, अपनी बटन दबाएंगे, तो आपका क्या होगा, होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए का काम क्या होता है, यही इसने क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल ए, आप पूरा का पूरा इसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में कंट्रोल एस भी देख रहे हैं आप, आपने देखा होगा कोई भी वर्ड फाइल में आपके साइड में यहाँ पे एक ऊपर से ना हल्का सा एक फ्लॉपी टाइप का बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेव, से फ्लॉपी टाइप का हल्का सा लगा रहता है, उसको हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल सेव हो जाती है। तो हम कीबोर्ड के थ्रू अगर इसको करना चाहें, उस पर माउस के थ्रू क्लिक ना करके अगर हम कीबोर्ड के थ्रू सेव करना चाहें तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और एस दबा देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव एज एक अलग चीज है और सेव अलग चीज है। सेव एज आप जैसे ही करेंगे तो क्या करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट का नाम मांगेगा कि आप इसको डॉक्यूमेंट का नाम दे दीजिए और वो आपकी एक लोकेशन दे देगा कि आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, सी में सेव करना है, कहाँ सेव करना है, वो साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। तो सेव और सेव एज में फर्क है। ठीक है, तो कंट्रोल एस क्या करता है, सेव कर देता है, याद रखिएगा। कीबोर्ड के थ्रू ये शॉर्टकट है। ठीक है, कंट्रोल एस। कंट्रोल वी
सपोज मान लीजिए आपने पूरा डॉक्यूमेंट कंट्रोल एक से सिलेक्ट कर लिया, अब आप इसको कहीं और डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल वी। ठीक है, मान लीजिए एक नया डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, एक इसकी कॉपी बना ली है, इसको मैं पूरा का पूरा प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके इधर कॉपी करना चाहता हूँ। क्या करूंगा, सबसे पहले कंट्रोल ए दबा के इसको सिलेक्ट कर लूंगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, फिर जिस फाइल में मुझे डालना है या जिस डॉक्यूमेंट में मुझे डालना है उसके ऊपर मैं कर्सर को ले जाऊंगा और कंट्रोल वी दबा दूंगा, तो सेम टू सेम जो है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल ए सिलेक्ट करता है, कंट्रोल वी क्या करता है, पेस्ट करता है। ये क्या है, पेस्ट ऑपरेशन कीबोर्ड के थ्रू। ये क्या है, सिलेक्ट ऑपरेशन, सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। और ये क्या है, कंट्रोल एस क्या होता है आपका, सेव। कंट्रोल पी आप जानते होंगे क्या होता है, कंट्रोल बी प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम कंट्रोल ए करेंगे उसके बाद हमें कंट्रोल सी से उसको कॉपी भी करना पड़ेगा, तभी आप इसको कंट्रोल वी कर पाएंगे। तो याद रखिए, कंट्रोल ए से आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया, उसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट में चिपकाना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल वी कर दीजिए। ठीक है, ये बीच में मैं आपको बोलना भूल गया था जल्दीबाजी में। तो पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से उसको कॉपी कीजिए, उसके बाद कंट्रोल वी से आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 ऑपरेशन हो गए, हम 3 चीजें सीखे हैं कंट्रोल इससे कीबोर्ड शॉर्टकट। कंट्रोल ए से सिलेक्ट होल, कंट्रोल सी से कंट्रोल CTRL प्लस सी से क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल वी से क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। तो यानी हमने सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट किया, फिर कॉपी किया, फिर उसको पेस्ट कर दिया। तो ये सब क्या है, हम दरअसल माउस से भी सबको कर सकते हैं, पर हम ये कीबोर्ड शॉर्टकट बता रहे हैं कि क्या है, क्योंकि एग्जाम में कीबोर्ड शॉर्टकट भी आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, decreasing the amount of space required to store data and programs is accomplished by dash pressing, disk caching, file compression। दोस्तों हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस अगर हमें कम करना है तो हम क्या करते हैं, यानी कम कर रहे हैं, तो इधर साफ साफ दिख भी रहा है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब करना, छोटा करना, तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्रेशन। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फाइल कंप्रेशन से क्या होता है। फाइल कंप्रेशन से जो मान लीजिए सपोज 1 GB की कोई फाइल है, वीडियो है, कुछ भी, आप इसको कंप्रेस कर देंगे, क्योंकि 1 GB मतलब आपको क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा आएगा, है ना, आपको देखने में भी आसानी होगी। पर क्या होता है कि इतना बड़ा डेटा आप सेव करना, ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप 1 GB का डेटा किसी को ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के लिए उसके बाद कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो 10%, 20%, 30% तक फाइल को कंप्रेस कर देते हैं, 40, 50, 60। जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करेंगे उतना ही क्वालिटी कम आएगी। मतलब कि अगर आप कंप्रेशन ज़्यादा करेंगे तो क्वालिटी ऑफ इमेजेस क्या होगी, कम आएगी। यानी कि क्या हो रहा है, एक तरह से क्वालिटी के अंदर जो है ट्रेड ऑफ हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा ट्रेड ऑफ कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा क्वालिटी आपका कम आएगा, पर इतना है कि ह्यूमन आई इसको आराम से समझ सकती है, देख सकती है। नो डाउट आपका जो है इस 1 GB के मुकाबले जो ये कंप्रेस होके 100 GB, 100 MB या फिर 200 MB जो भी आएगा, अगर ये 25 MB, 30 MB जो भी आएगा, और नो डाउट उसका जो क्वालिटी होगा वो इससे कम ही होगा। पर आप ये भी देखिए कि कितना यूजफुल है, रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक अच्छा तरीका है क्या, रिसोर्सेज बचाने के लिए। ये दरअसल कंप्रेशन क्या क्या यूज करता है, लॉसलेस, जो बिल्कुल भी आपका इमेज का लॉस नहीं हो, या लॉसी ट्रांसमिशन, लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन मतलब क्या है कि इमेजेस की क्वालिटी तो लॉस होगी ही होगी। लॉसलेस के अंदर थोड़ा कम होती है, मतलब नाम से लॉसलेस है बट असल में लॉसलेस नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अभी आप इतना ही जानिए कि लॉसलेस या लॉसी कंप्रेशन मेथड यूज़ करके हम जो इमेज है या वीडियो है उसका कंप्रेस करके उसका साइज़ कम कर देते हैं, जिससे कि हमें आसानी से रिसोर्सेज का हम लोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकें और उस डेटा को स्टोर और ट्रांसमिट करने में हमें आसानी हो। दोस्तों इसी ऑप्शन में आप देख रहे हैं डिस्क कैशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क कैशिंग क्या होता है आप समझिए, ये बहुत ज़्यादा, ये एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी हम कंप्यूटर में कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्लस माइनस जो भी करेंगे, उसके लिए हमें डेटा चाहिए। मान लीजिए वो डेटा आपका हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड है, हार्ड ड्राइव के अंदर है, तो आप उसको पहले एक्सेस करने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा, उसको रीड करने के लिए, उसको राइट करने के लिए, आपको उस डेटा को रीड राइट करने के लिए एक्सेस टाइम लगेगा कुछ। तो दोस्तों क्या होता है कि इसी टाइम को बचाने के लिए क्या होता है, कैश मेमोरी टाइप की यूज होती है। इस कैश मेमोरी में क्या होता है
कि ये दरअसल ऐसी चीज़ें रखता है जो कि रिसेंटली जो आपने डेटा को यूज़ किया हो उसके अंदर वो यहाँ पे रखता है, ताकि क्या होगा कि डिस्क कैश के थ्रू क्या होगा, हम कंप्यूटर डायरेक्टली डिस्क कैश मेमोरी को एक्सेस करेगा और जो समय जो उसको पहले हार्ड ड्राइव से निकालने में लग रहा था उससे कम लगेगा। तो ये क्या करता है, डिस्क कैश में क्या होता है कि वो रिसेंटली जो आपने डेटा को रीड किया है, राइट किया है, वो उसकी कॉपी कुछ यहाँ रहती है। उसके अलावा ये क्या करता है, एक ऐसा अर्थमेटिक कह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ एल्गोरिदम लेता है कि अपने आसपास के जो होंगे डेटा, जो इससे रिलेटेड डेटा हैं, उसको भी सोचता है कि हो सकता है कि आप इसको भी एक्सेस करें, तो वो अपने पास उनको भी रख लेता है। मतलब कि ऐसा कुछ एल्गोरिदम लेता है कि, है ना, चलिए अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा डेटा लिया है, इससे रिलेटेड कोई डेटा भी होगा ना जो इसके आसपास में एडजेसेंट में होगा, तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने डिस्क मेमोरी में उसको भी रख लेता है कि आप उसको, लाइकली है कि आप उसको भी एक्सेस करें। तो इसलिए क्या करेगा, दरअसल रिड्यूस करता है ये टाइम को, जिससे कि आप आराम से कंप्यूटर की स्पीड, आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ सके। देखिए आजकल कैश मेमोरी हार्ड डिस्क में भी हो सकती है या एक रैम का छोटा सा पार्ट भी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। तो ध्यान रखिए डिस्क कैशिंग का क्या मेन फंक्शन है, स्पीड बढ़ाने का इसका है कि आप आसानी से रीड और राइट कर सके डेटा, और ये अपने पास ऐसे डेटा रखता है जो कि रिसेंटली रीड किए गए हों, और इन सम केसेस जो एडजेसेंट डेटा हैं दैट आर लाइकली टू बी एक्सेस्ड बाय यू, वो भी वो अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। देखिए आपने ईमेल के अंदर क्या कंटेंट लिखा है वो आप सामने वाला, अगर आपने 2 पेज का दो इतना लंबा आपने वो डाल दिया, इतना बड़ा लंबा आपने अपना ईमेल डाल दिया, तो सामने वाला उसको क्यों पढ़ेगा, आपके सब्जेक्ट से कि आपने आखिरकार उसके बारे में क्या लिखा है, कंटेंट्स किससे रिलेटेड हैं, क्या है। जैसे कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट ले लें, आपने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है, सब कुछ लिखा है, पर वो सामने लिसनर के लिए कैसे कैचिंग होगा, वो क्या करेगा, आप सब्जेक्ट में लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट, तो सामने वाला उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो एक तरह से सब्जेक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग ईमेल के अंदर सब्जेक्ट लाइन ही होती है, वो कंटेंट्स के बारे में बताती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसके अंदर सीसी करके लिखा हुआ है कुछ, और टू वही है, टू और सीसी एक तरह से एक ही बात होती है, ये बात जान के रखिए। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, याद रखिए, कार्बन कॉपी, ठीक है। ईमेल के अंदर सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, आपने देखा होगा 2 ऐसे लिखा रहता है, फिर सीसी लिखा रहता है, फिर बीसीसी लिखा रहता है, ऐसे होता है ना। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब आपने किसी XYZ आदमी को भेजा है और आप चाहते हैं कोई आपका ABC आदमी को भी इसका कॉपी मिले, तो आप उसको सीसी में रख लेंगे कि आपने इसको भी भेजा और इसको भी भेजा। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि एक तीसरा आदमी भी इसमें इन्वॉल्व रहे और इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपने भेजा है उसको भी, तो आप क्या करेंगे, BCC में डाल देंगे उसको। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉस है, बॉस को अपने 2 एम्प्लॉयज़ के आपस में बीच में कुछ चल रहा है और वो बॉस को भी बताना चाहते हैं, ये जिसने भी इसको भेजा है XYZ को, उसने ये सोचा है कि इन दोनों को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। सुपर मान लीजिए इनका मैनेजर है, XYZ और ABC का मैनेजर है, इन दोनों के कामों के लिए इन दोनों को कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए 2 और CC में रख लिया। तो अब क्या है कि मैनेजर नहीं चाहता कि इसने जो मेल किया है इन दोनों को, ये इनके बॉस को नहीं पता चलना चाहिए कि बॉस को भी रखा है, तो मैनेजर क्या करेगा, बॉस को BCC में रख लेगा, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए भेजने वाला मैनेजर था कि XYZ और ABC को भेजा उसने और बोला कि यार तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, ऐसा है। तो फिर क्या है, और ये बात मैनेजर जो है अपने बॉस को भी बताना चाहता है, तो वो क्या करेगा, BCC में बॉस को रख देगा। इससे क्या होगा, XYZ को भी नहीं पता चलेगा कि बॉस के पास मेल गया है, ना ही ABC को पता चलेगा कि बॉस के पास भी मेल गया है, इसलिए वरना वो सतर्क हो जाएंगे ना रिप्लाई करते हुए, तो इसीलिए चुपके से इसको BCC में रखा गया। इन दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि बॉस के पास भी इस मेल की कार्बन कॉपी गई है, ठीक है। तो याद रखिए BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC मतलब कार्बन कॉपी। 2 और CC लगभग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और CC लगभग सेम ही है, पर BCC इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो रेसिपिएंट्स है उनको ये नहीं पता चलता है कि ये वाले आदमी को भी मेल गया है, इसका एक कॉपी इनको भी गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनियम, ठीक है। देखिए हम सब जानते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है आप सब जानते हैं, डिजिटल, नहीं पता तो देख लीजिए, डिजिटल वर्सेटाइल
डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क, माफ कीजिएगा दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। सीडी का दोस्तों क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का सभी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आरडब्ल्यू का क्या होता है दोस्तों, बताइए? री राइटेबल। इसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, ये रीयूजेबल है। ठीक है। इट कैन बी रिटन एंड इरेज्ड देन रिटन अगेन। ये टेक्नोलॉजी करीबन मेरे हिसाब से 96 से 97 में आई थी, 97 में आई थी रीयूजेबल वाली। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पे भी RW लिखा हुआ आ जाए, DVD RW या CD RW, इसका मतलब वो रीराइटेबल है। आपने उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसको मिटा के आप दोबारा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसको इरेज करके दोबारा भी आप उसके ऊपर कुछ भी राइट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आया भी है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। दोस्तों मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां दे रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार। एक यहां पर है, इसको मैं कहता हूं मॉड्यूलेटर, इधर मैंने लिखा है डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये रहा। ये क्या है दोस्तों? सिग्नल है। ये क्या है दोस्तों? चैनल है जिसके थ्रू भेजना है। और ये बहुत दूर दूर है दोस्तों, ये बात, ये क्या है? ट्रांसमिशन एंड, और ये क्या है? रिसीवर एंड। ठीक है दोस्तों। और यहां पे क्या है? सिग्नल। देखिए क्या हो रहा है, मैं दरअसल एक सिग्नल को इस चैनल के थ्रू यहां भेजना चाहता हूं। सपोज मैं यहां पर दिल्ली में हूं और मुझे ये मुंबई भेजना है। ठीक है ना। और इस सिग्नल क्या होता है? छोटा सा सिग्नल है मान लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, कोई भी सिग्नल अगर किसी मीडियम में दिल्ली से मुंबई तक भी अगर ट्रेवल करेगा तो उसकी जो एनर्जी है ना बहुत कम हो जाएगी। तो दरअसल आप जो मान लीजिए 10 अगर कुछ भेज रहे हैं, 10 एनर्जी वाला कुछ भेज रहे हैं, तो जाके रिसीविंग में वो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि रास्ते में जितने भी उसमें वो आएंगे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, उसके कारण वो क्या होगा? सिग्नल की एनर्जी लॉस होगी और वो आखिरी में 2 ही रह जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमने 10 भेजा था पर वो 2 ही बचा उसके अंदर एनर्जी, तो इसका जो क्वालिटी है वो बहुत खराब आएगा। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि छोटा सा सिग्नल है, इतना पावरफुल सिग्नल नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस छोटे सिग्नल को क्या करते हैं? कैरियर, एक कैरियर है मान लीजिए, हम क्या करते हैं? कैरियर क्या होगा? ये कैरियर का काम क्या होता है कि अपने ऊपर ये सिग्नल को बिठा लेगा, क्योंकि ये कैरियर जो है ये पावरफुल सिग्नल होता है। ये आराम से मतलब 10 यहां तक जाएगा तो यहां पे 9 हो जाएगा, इतना पावरफुल है मतलब ये। ठीक है ना। इस मीडियम के थ्रू जाएगा तो ये 10 से 9 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों कि हम इस सिग्नल को इसके ऊपर बिठा देंगे, मतलब इसको मॉड्यूलेट कर देंगे। यही मतलब होता है दोस्तों, क्या कि हम लोग किसी सिग्नल को किसी कैरियर सिग्नल पे बिठा देते हैं, और वो क्या होता है, कैरियर, इस सिग्नल के आने के कारण, मान लीजिए कैरियर सिग्नल ऐसा था, इसके अंदर इस कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आ जाएगा ड्यू टू दिस सिग्नल। मतलब हो सकता है ये थोड़ा ऐसे ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, ऐसे ऊपर हो जाए, ये एकदम ही साथ साथ चिपक जाए। मतलब क्या होगा, इस सिग्नल के कारण इस कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ गया, मतलब चेंजेस आ गए। तो इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। the change in the properties of carrier signal with a modulated signal that contains the information to be transmitted। ठीक है, ये सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसमिट करनी है, और इसने क्या किया? कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये और ये मॉड्यूलेशन किसके अंदर होता है? मॉड्यूलेटर के अंदर। तो ये आपका फिर उसके बाद ये मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल जो है वो आगे मीडियम में ट्रैवल करेगा, चैनल के थ्रू जाएगा। रिसीविंग एंड पे क्या होगा? एक डी मॉड्यूलेटर होगा, वो कैरियर सिग्नल को अलग कर देगा और इंफॉर्मेशन सिग्नल को अलग कर देगा। तो अब क्या होगा, रिसीवर एंड पे जो है कैरियर सिग्नल अलग हो जाएगा, और जो इंफॉर्मेशन, जो सिग्नल हमने यहाँ भेजा था वो यहाँ पे रिसीव भी हो जाएगा, और उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने एक बड़ा हाई एनर्जी वाला सिग्नल, कैरियर सिग्नल यूज किया था। अगर हम ऐसे भेजते तो हो सकता है सिग्नल ही ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के जरिए, कम्युनिकेशन के तौर पे मॉड्यूलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा कॉस्ट जरूर बढ़ेगा, पर आपका जो सिग्नल क्वालिटी जो आपको रिसीविंग एंड पे मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आपने नाम सुना होगा, इसी के नाम से मैं आपको बता देता हूं, मॉडम करके एक होता है ना। मॉडम की फुल फॉर्म जानते हैं आप क्या होता है?
मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये चीज ये एग्जाम में बहुत आता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है मॉडेम की फुल फॉर्म दोस्तों। ठीक है, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि क्या होता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अ नंबर ऑफ स्टेशंस इज नोन एज। अगर आप कई सारे आप किसी डेटा को अलग एक साथ काफी जगह भेज रहे हैं, मतलब ये साफ है क्या है कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब एक आपके पास ये है सिग्नल है, एक सिग्नल है, आप इसको चारों दिशाओं में फेंक रहे हैं, तो ये क्या, इट इज अ ब्रॉडकास्ट ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कहते हैं, एक आपके पास सिग्नल, जैसे आप ऑडियो सिग्नल ले लीजिए, ये सॉरी एफएम ले लीजिए, ये एक तरह से क्या है, ब्रॉडकास्ट ही करते हैं ना। ये 94.3 एफएम ये सब क्या करते हैं, आपके ब्रॉडकास्ट करते हैं। 91 एफएम ये सब क्या है, ब्रॉडकास्ट करते हैं सिग्नल को। ठीक है, तो एक ही इसमें से आप नंबर ऑफ स्टेशंस को ये भेज रहे हैं, तो क्या है, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं है, 1 to many कम्युनिकेशन है, 1 to all कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है दोस्तों, इट इज अ मेथड ऑफ कन्वेइंग वॉइस, डेटा, इमेज। आप इसको क्या करते हैं, एज अ वॉइस, डेटा और इमेज को आप एज अ कंटिन्यूअस, यूजिंग अ कंटिन्यूअस सिग्नल आप क्या करते हैं, इसको भेजते हैं। और ये जो आपका सिग्नल होगा, ये एम्पलीट्यूड, ये इसको देखिए, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, ये हाइट होगी ना, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। इसमें आप वेरी कर सकते हैं, ऐसे भेज सकते हैं, ऐसे, जैसे भी आपको भेजना है। ये एनालॉग ट्रांसमिशन है, इस तरह का है तो समझिए एनालॉग ट्रांसमिशन है। ठीक है, और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है दोस्तों, जब आप 1 और 0 की फॉर्म में भेजते हैं। जैसे ये एक क्या है, ये 1 है, ये 0 चल रहा है, ये फिर 1 हो गया, फिर ये 0 चल रहा है, ये डिजिटल ट्रांसमिशन। इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 आप भेजते हैं, तो क्या होता है, वो डिजिटल ट्रांसमिशन हो गया। दोस्तों बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिए। बैंडविड्थ क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत आता है। देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड। सपोज क्या है, ये आपको मान लीजिए आपने कुछ 2G सिम मान लीजिए, 2G ले लिया, तो क्या होता है कि आपने किसी चीज़ यूट्यूब वीडियो रिक्वेस्ट करी, तो क्या होगा, यूट्यूब के पैकेट्स, मतलब वीडियो के पैकेट्स आपको ऐसे एक ही लाइन में मिलते रहेंगे, मतलब कि स्पीड कम आएगी। ठीक है ना, मतलब बिट्स पर सेकंड आपके पास कम मिलेगी, इसलिए वीडियो धीरे धीरे चलेगी, ये होगी। अगर आपने 4G ले लिया है तो क्या होगा, आपका ये बिट्स जो होता है वो बढ़ गया, तो उसके अंदर क्या होगा, एक साथ देखिए 3 पैकेट एक साथ गए, 3 करके एक साथ पैकेट होंगे, तो आपको वीडियो एकदम जल्दी एकदम बिना रुके हुए दिखेगी, बफरिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ये देखिए, ये इसका विड्थ इतना सा है और ये इसका इतना सा है, तो मतलब क्या बताता है बैंडविड्थ, बिट्स पर सेकंड, मतलब कि चैनल की कैपेसिटी क्या है। चैनल कैपेसिटी आप ध्यान रखिए, ये चैनल कैपेसिटी को बताता है कि चैनल एक बार में कितने बिट्स भेज सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको देखिए, शायद एग्जाम में अभी तक आया नहीं है या आ सकता है। देखिए बैंडविड्थ को जो भी हम लोग करते हैं ना, एक शैनन हार्टले चैनल कैपेसिटी, इससे गवर्न होता है। शैनन हार्टले चैनल कैपेसिटी, ये बताने का बेस्ट तरीका होता है बैंडविड्थ का, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्या होगा, बैंडविड्थ से आप किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रूपुट को, कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसा है, कैसी हो कैपेसिटी उसकी कैसी है, डेटा को भेजने की, ट्रांसमिट करने की या रिसीव करने की, वो जो है बैंडविड्थ आपका एक बहुत अच्छा मेजर है उसका। ठीक है, तो दोस्तों आज का मैं लेक्चर यहीं ख़त्म करूंगा। हो सकता है आपको आज काफ़ी कुछ नया मिले, ज़रूर मिले, और हम अब अगले लेक्चर में आएंगे तो उसके अंदर और क्वेश्चंस लेंगे। जल्दी ही कंप्यूटर के लेक्चर्स ख़त्म होंगे, ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ते रहें, एग्ज़ाम पास में है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस को, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट्स का, लाइक का और शेयर का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।